सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिजेंद्र साहब, नमस्कार। मनीष बिश्नोई गुड मॉर्निंग। डी आर गुजर, राजकुमार नमस्कार भाई। किंग, धर्मराज, सुरेश कुमार, सुभाष कुमार, सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कुछ सवालों पर। अगर दोस्ती करने क्या लिख रहे हो भैया, नमस्कार, आप सभी का प्रणाम। अभिषेक, मीना, पी के राजा साहब, राखी, ललिता, सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा के साथ। आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास का पहला सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जरा पढ़िएगा और उसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा पढ़िए और जवाब दीजिएगा। क्या है सवाल, क्या है उसका जवाब, जरा देखो भैया, क्या देना है आपको इसका जवाब, और जवाब भी आपको ठोक कर देना है। तो देखिए, पहला सवाल है, नीति आयोग है। हजारों बार सवाल आ चुका है नीति आयोग के बारे में परीक्षा में। पहली बार इसकी स्थापना कब की गई, किसके स्थान पर की गई। दूसरा सवाल, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे, इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, फर्स्ट कौन रहे, वर्तमान में कौन है, ठीक है, इसके सीईओ कौन है। ये सब सवाल जो हैं वो आपको याद करने हैं। किसके स्थान पर की गई, तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको पता ही होगा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया रहे, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद वर्तमान में कौन है, जरा बताइए। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत। ये इतने सवाल आपको याद होने चाहिए। स्थापना आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है वो आपके इसके वर्तमान में कौन है, उपाध्यक्ष है। तो यहां लिख दीजिएगा राजीव कुमार, ये है राजीव कुमार। ये तो बात होगी किसकी, नीति आयोग की। आगे लिखा है, वर्ष 2019-20 के लिए इन्होंने स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी किया, यानी राज्यों की हेल्थ के मामले में क्या स्थिति है उसको लेकर के एक इंडेक्स जारी किया गया, जिसको कहा गया स्टेट हेल्थ इंडेक्स। अब आपसे पूछा गया है कि यह जारी किया गया इंडेक्स है, इस इंडेक्स का कौन सा संस्करण है, यानी कौन सी बार यह इंडेक्स जो है वो जारी की गई है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो ये राज्यों की हेल्थ इंडेक्स जो है ना, हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है, ये इसका चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है, यह है इसका चौथा संस्करण है, यानी चौथा संस्करण जारी कब किया गया, 2021 में। लेकिन इसमें डाटा कब के हैं, तो 2019 और 20 के जो डाटा हैं वो इसमें आए हैं, ये ध्यान रखना है। यानी वर्ष 2019-20 के डाटाओं को लेकर के यह हेल्थ सर्वे जो है वो तैयार किया गया, लेकिन कब का है, जारी कब किया गया, तो वर्ष 2020 में जारी किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण है, तो यह इसका चौथा संस्करण है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चौथा संस्करण है। ये इसका एकदम सही राइट आंसर जो है वो चौथा संस्करण होगा। चलिए, इसी से जुड़े हुए अगले सवाल पर हम बातचीत करते हैं। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, कुछ और बातें जो उसमें छूट गई उस पर बात करें। स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो 2019-20 है, नीति आयोग ने किसके सहयोग से इसे तैयार किया है। अभी हाल ही में इसको जारी किसने किया है, तो ये सारी बात हम बता चुके हैं कि भैया इसको नीति आयोग ने जारी किया है। और नीति आयोग ने इसको किसके सहयोग से तैयार किया है, विश्व बैंक के सहयोग से, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से, ए व बी दोनों के सहयोग से, या एडीबी के सहयोग से। एडीबी जो है इसका मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है, मनीला फिलीपींस जो है, फिलीपींस जो है, यहां पर इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है, आपको ये भी पता होगा।
विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय स्थित है, जहां पर आईएमएफ का मुख्यालय भी क्या है, स्थित है। 1944 का वर्ष ध्यान करना है। विश्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध जो था, उस प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका जो है वो कम हो, उस पर लोगों को सहयोग कैसे प्रदान किया जाए। 2 विश्व युद्ध हुए आपको पता है। दूसरा जो विश्व युद्ध है उसके बाद लोगों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद लोगों को कैसे, देशों को कैसे उभारा जाए, इसको लेकर के एक बैंक की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है ये परीक्षा में आ चुका है। अभी फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर हिस्ट्री का मेन सब्जेक्ट का पेपर है, पिछली बार 2018-20 का, उसमें पूछा जा चुका है ब्रेटन वुड सम्मेलन। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है, उस ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। तो चलिए इसके बाद इसका मतलब क्या है कि स्टेट हेल्थ सर्वे इंडेक्स 2019-20 जो नीति आयोग ने जारी किया है, किसके सहयोग से इसे तैयार किया है, तो ध्यान रखना विश्व बैंक और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, इन दोनों के सहयोग से इसे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है जी, जरूर ले सकते हो पूनम राठौड़ जी, क्यों नहीं ले सकते, 12th किया है तो जरूर जल्दी से आप लोग इस शुरुआत को करिए। हाँ जी, वेरी गुड। सेकेंड वर्ल्ड वार है 1939 से चलकर ये 1944-45 के वर्ष में समाप्त हुआ। तो उसके बाद आपके यहाँ पर इसकी क्या की गई, तो स्थापना की गई थी। ये ए व बी जो है इसका सही जवाब है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बाद जो देशों की स्थिति थी उनको विकासशील देश या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, ए व बी राइट आंसर है। ए व बी दोनों सही जवाब इसके हैं। तो चलिए इसका सही जवाब भी आपको मिल गया है। किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है। कब का है, 2019-20 का है। किस वर्ष में जारी किया गया, 2021 में जारी किया गया। कौन सा संस्करण है, तो यह है इसका चौथा संस्करण है। इन बातों के अलावा भी कुछ बात बच गई है, उसको भी अभी कवर कर लेते हैं। देखो क्या है, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है आपका, यहां पर देखिएगा। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्यों की ओवरऑल रैंकिंग में फ्रंट रनर यानी सबसे आगे जो श्रेणी है, उस श्रेणी में शामिल राज्य कौन से हैं। फ्रंट रनर श्रेणी यानी ओवरऑल राज्यों की जो रैंकिंग है उसमें टॉप पर बड़े राज्य जो हैं, उन बड़े राज्यों में कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में रखा गया, आपको उनका नाम बताना है। यानी फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल राज्य कौन सा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। हेल्थ इंडेक्स 2019-20, स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 का तो इसमें डाटा है, लेकिन जारी कब किया गया है, दिसंबर 2021 में इसे जारी किया गया है। यह इसका चौथा संस्करण है। किसने जारी किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसे क्या किया गया है, जारी किया गया। अब आपसे पूछा जा चुका है कि बड़े राज्य जो हैं, उन बड़े राज्यों की श्रेणी में फ्रंट रनर श्रेणी जो है, फ्रंट रनर श्रेणी, इसमें शामिल राज्यों का आपको क्या बताना है, सही क्रम बताना है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो फ्रंट रनर श्रेणी में है, तो ध्यान रखना केरल भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, एक राज्य और है जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र है। ये सारे के सारे इतने राज्य जो हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। उनमें सबसे टॉप पर केरल है, लेकिन उसके बाद ये सारे राज्य जो हैं वो इसी फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। देखिए भारत का अगर मैप आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपसे केरल है, ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपका तमिलनाडु है। तो 4 स्टेट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कर्नाटक को यहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है और ये आपका क्या है, केरल है। ठीक है, ये अभी अभी जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ है, यहाँ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल भी यहाँ से आपसे पूछा गया था। तो ये बात आपको मैप से याद करोगे तो याद हो जाएगा। महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपका तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है और ये आपका जो इलाका है वो किसका है, केरल का है। तो इन इतने भागों को अभी बड़े राज्यों की श्रेणी में, फ्रंट रनर श्रेणी में इनको क्या किया गया है, नीति आयोग द्वारा शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला सवाल क्या है आपका। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 2 नई कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, वह कौन सी है, यह आपको बताना है।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आगामी परीक्षाओं के लिए। अभी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है भारत सरकार का, उसने कितनी नई वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यहां लिखा है 2 नई कोविड की वैक्सीन जो है उनको मंजूरी प्रदान की है। 2 नई कोविड वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है इस्तेमाल के लिए। यह मंजूरी देने के बाद वह ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिनको मंजूरी प्रदान कर दी है? ठीक है, हाँ जी बलराम जी आपको नमस्कार, प्रणाम भाई। एक सर जी, अलवर की राजगढ़ तहसील में अरावली पर्वतमाला की कंदराओं में बसा हुआ गांव है, वहां से आपको नमस्कार है। तो आपको भी नमस्कार है भैया। हाँ जी, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब आपको मिल ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो आपको तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि भैया 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है तो 2 के नाम बताने हैं। तो इसमें कोरोनिल तो है नहीं, आपको पता ही है। ये कोरोनिल तो बाबा रामदेव द्वारा पतंजलि की शुरू की गई थी सबसे स्टार्टिंग में, जिस पर स्टार्टिंग में ही विवाद हो गया था सबसे पहले। अब इसका सही जवाब जो है वो देख लो क्या है। कार्बेवैक्स है और कार्बोवैक्स है, ये 2 वैक्सीन है जिनके बारे में आपको नाम सहित याद होना चाहिए। कार्बेवैक्स है और कार्बोवैक्स है, ये 2 वैक्सीन ऐसी है जिनको अभी क्या कर दी गई है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। एक तो क्या है, कार्बेवैक्स है, कार्बेवैक्स है ये वैक्सीन है। एक कोवोवैक्स है, ये क्या है, कोवोवैक्स इसका सही नाम है, कोवोवैक्स। ठीक है, ये 2 याद करना है आपको, कार्बेवैक्स और क्या है, कोवोवैक्स है। यहां भी कोवोवैक्स ही लिखा, कोवोवैक्स और कार्बेवैक्स है। ये 2 वैक्सीन है जिसको अभी हाल ही में क्या कर दिया, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ये आपको बता दिया है आज ही मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा आप कई वैक्सीन जानते हो, लगभग आप लोग 8 वैक्सीन ऐसी हो चुकी है जिनको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, जिसमें एक आपकी क्या है, कोविशील्ड है, कोविशील्ड है, कोविशील्ड। इसके अलावा आपकी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन है। इसके अलावा स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी है। जाइकोव डी है, जाइकोव डी जो है वो भी वैक्सीन है जिसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार की लगभग 8 वैक्सीन ऐसी हो चुकी है जिनको क्या है, मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। चलिए जरा इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा आपका क्या है। यहाँ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जो संगठन है ने एक एंटीवायरल ओरल दवा जो है उसकी मंजूरी प्रदान की है। ओरल दवा क्या है, जैसे आपको पता है डीआरडीओ ने, डीआरडीओ द्वारा 2DG इस नाम से, ठीक है, 2 हाइड्रोग्लूकोज नाम से एक क्या किया गया था, ओरल वैक्सीन, ओरल वैक्सीन जो है उसको तैयार किया गया था। इसे ओरल वैक्सीन नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। यह ओरल क्या है, एक प्रकार का ड्रग्स या दवाई है सिर्फ। तो ये जैसे डीआरडीओ ने तैयार किया था उसी प्रकार की एक और अन्य ओरल दवा है जिसको अभी हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको उसका नाम बताना है कि वो नाम क्या है। जरा देखो, मोलनुपिराविर है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है। तो स्पुतनिक जो 5 है या वी जो है ये एक वैक्सीन है, ये भी नहीं है। कोवैक्सीन भी एक वैक्सीन है और कोविशील्ड भी एक वैक्सीन है। इसका मतलब ये तीनों जवाब तो आपके सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओरल दवाएं नहीं है, ये इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली क्या है, वैक्सीन है। ये क्या है, वैक्सीन है, ये ओरल दवाएं नहीं है, ये ध्यान रखना। ओरल दवाओं की अगर बात करें तो एक आपका 2DG है, एक है मोलनुपिरेविर। अभी हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 2 नई वैक्सीन, 2 तो क्या है वैक्सीन है और एक ओरल जो आपकी क्या है दवा है, उन 3 चीजों को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 2 वैक्सीन हम देख चुके हैं और एक आपका क्या है, एक एंटीवायरल ओरल दवा जो है उसका नाम है मोलनुपिराविर। इस मोलनुपिराविर को भी अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, मोलनुपिराविर इसका सही आंसर है। चलिए अगला आंसर देखिएगा क्या। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है। इन्होंने 2000 कर दिया, ये 2020 है, यहाँ क्या है 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, यह आपको बताना है। यह वर्ष 2020 का है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहला है दानिश सिद्दीकी, दूसरा है प्रेम शंकर झा, उदय शंकर झा, राम शंकर झा।
मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो नाम सारे ही आपको देखे हुए सुने हुए लग रहे हैं। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दानिश सिद्दीकी, प्रेम शंकर झा, उदय शंकर झा, राम शंकर झा, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो ध्यान रखना, जो आपको लग रहा है वो है नहीं, और जो है वो आपको लग नहीं रहा है। इसका सही जवाब है दानिश सिद्दीकी। क्या है? दानिश सिद्दीकी जो है, दानिश सिद्दीकी, वो इसका सही जवाब है। दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा, किसके द्वारा? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा, मुंबई प्रेस क्लब जो है उस प्रेस क्लब के द्वारा क्या दिया गया है? यानी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो ध्यान रखना, दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। तो आप सभी दोस्तों का एकदम सही जवाब आ रहा है, दानिश सिद्दीकी इसका सही जवाब है। तो दानिश सिद्दीकी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है, बाकी नहीं है। प्रेम शंकर झा नहीं है, उदय शंकर झा नहीं है, राम शंकर झा नहीं है। हालांकि उदय शंकर झा के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए नेक्स्ट सवाल में करेंगे। यहाँ क्या है? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा रेड इंक पुरस्कारों के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, यह बताइए। मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जो रेड इंक पुरस्कार इनको कहा जाता है, इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए यहाँ प्रेम शंकर झा है, दानिश सिद्दीकी है, अरिजीत पटेल है, डेमन गेलगट है। तो डेमन गेलगट को किसका पुरस्कार दिया गया, पहले ये बताओ, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये डेमन गेलगट है। डेमन गेलगट को कौन सा पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया, ये बताइए। अरिजीत पटेल नहीं है, उर्जित पटेल था, इनको अभी कोई सा भी पुरस्कार इनमें से नहीं दिया है। और अभी अभी आपने देखा है कि इन्हीं रेडिंग पुरस्कारों के तहत जो है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें क्या किया गया है, दिया गया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। अब आप इसका सही जवाब दे पाओगे मेरे हिसाब से? हाँ जी, जरूर 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 हो जाएगा हितेश जी, चिंता मत करो, आप लोग तैयारी आगे की करो आप तो बस। अब ठीक है, हाँ, बुकर प्राइज इनको दिया गया है, एकदम सही जवाब आपका है। बुकर पुरस्कार जो है, बुकर प्राइज, वो बुकर प्राइज इनको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया। वीडियो मेंस की तैयारी करने वाले मेरे साथी, इसके अलावा राजस्थान पुलिस जो है उसकी तैयारी करने वाले, प्लस इसके साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग डी ग्रुप इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना इसका। तो इसका सही जवाब आपका एक ही है, प्रेम शंकर झा जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या किया गया, नवाजा गया। किसको? प्रेम शंकर झा, प्रेम शंकर झा जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो मुंबई प्रेस क्लब की रेड इंक पुरस्कारों के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो प्रेम शंकर झा को क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। तो एकदम सही जवाब आपको मिल गया है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, दुबई में आयोजित ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में फेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये फेंस है, ध्यान रखना, दो पुरस्कार है, एक तो मेंस है, मेंस का मतलब पुरुषों का, दूसरा है फेंस है, यानी फैन के बीच में ज्यादा चर्चित रहने वाला, एक है वुमेन्स है, वुमेन्स है। ये 3-4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो मैराडोना पुरस्कार इनको कहा जाता है, इसके तहत फैंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो कौन सा पुरस्कार है? मैराडोना पुरस्कार भी इसके साथ दिया गया। इन्होंने 2 पुरस्कार जीते हैं, एक तो फैंस ऑफ द प्लेयर यानी फैंस ऑफ द प्लेयर जीता है, प्लस इसके अलावा एक पुरस्कार और है जिसका नाम है मैराडोना पुरस्कार, मैराडोना पुरस्कार, ये लिख रखा है यहाँ मैराडोना पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार इनको दिए गए हैं, आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है, किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इसके अलावा एक महिला जो है वुमेन्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया। जिस महिला ने अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले
ठीक है, वर्ष का सबसे अच्छे फुटबॉलर का पुरस्कार जिनको दिया गया था, उसी महिला को क्या दिया गया, वुमेन्स का पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो चलिए इसका सही जवाब आज, चलिए सर आज मेरी शादी है, आपकी शादी में खूब सब आएंगे भाई, चिंता मत करो आप। तो इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है बताइए। यहाँ रॉबर्ट लिवांडोव्स्की जो है, ये पिछली बार जो है वो आपको पता होगा बेस्ट फुटबॉलर बनने से वर्ष के चूक गए। इस बार इन्हें फैंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया रॉबर्ट लिवांडोव्स्की को, ठीक है। और मेंस का पुरस्कार जो है, यानी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो किलियन एम्बापे को दिया गया। किलियन एम्बापे जो है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आपको सही जवाब मिल गया होगा मेरे हिसाब से। रॉबर्ट लिवांडोव्स्की जो है, रॉबर्ट लिवांडोव्स्की इसका सही जवाब है। इनको फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया और मेंस पुरस्कार जो है वो दिया गया किलियन एम्बापे को। और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, इसको भी ध्यान रखना, वर्ष में जो है वो सबसे ज्यादा इन्होंने गोल करने की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी। तो ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल देता हूं एक बार, सबसे ज्यादा फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर और मैराडोना जो है, मैराडोना पुरस्कार जो है वो एक ही खिलाड़ी को दिए गए हैं, वो है रॉबर्ट लिवांडोव्स्की, जिसका नाम आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बापे जो है, किलियन एम्बापे को मेंस का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के नाते इन्हें क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। और रोनाल्डो को भी यहाँ पर अधिकतम गोल करने के लिए इनको पुरस्कृत यहाँ पर किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए आपके सामने क्या है। ये पुरस्कार कहां प्रदान किए गए, तो दुबई में प्रदान किए गए भाई। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स जो हैं ये दुबई में प्रदान किए गए, अभी हाल ही में दुबई में इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए जरा देखिएगा, यहां पर आपका अगला सवाल है, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। ये यहां आ गया, देखो यहां पर क्या है, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। यहां मेंस का पूछ लिया गया है, तो देखिएगा एलेक्सिया पुटेलस जो है, एलेक्सिया पुटेलस, इसको तो दिया गया वुमेन्स के लिए, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया। एलेक्सिया पुटेलस को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है जी। तो चलिए इसके बाद देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में अभी आपको बता दिया, बाइचिंग बूटिया भी इसका सही जवाब नहीं है। तो किलियन एम्बापे जो है, किलियन एम्बापे जो है, इनको मेंस का जो पुरस्कार है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर जो है, इसका पुरस्कार क्या कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है। किलियन एम्बापे को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वुमेन्स का पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया। और ये ग्लोब सॉकर अवार्ड जो है वो दिए कहां गए हैं, तो इनको दुबई में प्रदान किया गया। कहां पर, दुबई में प्रदान किया गया, दुबई में प्रदान किया गया। और अभी अभी आपको लिवांडोव्स्की जो है उसके बारे में बताया था, लिवांडोव्स्की को कौन सा दिया गया, फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर, फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें हाल ही में क्या किया गया है, दिया गया है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 1985 में जिस पार्टी की स्थापना हुई उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। ए.ओ. हयूम के प्रयासों से 1985 में, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, इस पार्टी की स्थापना के बाद किसके प्रयासों से, ए.ओ. हयूम, ए.ओ. हयूम जो है, ए.ओ. हयूम के प्रयासों से, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, क्या था, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो है उसके प्रयासों से इसका क्या किया गया था, इस पार्टी की स्थापना की गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद इसके 4 जो सम्मेलन है, किस सिद्धांत के आधार पर इसको स्थापित किया गया था, तो दबाव का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे। प्रेशर कुकर में जो सीटी लगती है, वो सीटी के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए उसके साइड में एक क्या लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। हाँ जी, अच्छा मैंने क्या बोल दिया, 1985 नहीं बोला होगा, 1885 ही बोला होगा। 1885 में जो है वो ए.ओ. हयूम के प्रयासों से इस पार्टी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले इसका पहला जो अधिवेशन है,
इसका पहला अधिवेशन जहां होना था वहां हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका पहला अधिवेशन कहां हुआ, 1885 सॉरी 1885, 1886, 1887 और फिर 1888। ये 4 सम्मेलन तो कम से कम आपको इसके याद ही होने चाहिए। 1885 में स्थापना एओ ह्यूम के प्रयासों से की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कहां होना था, उसके बाद प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से कह दीजिए, अन्य कारणों से कह दीजिए, मूल स्थान पर इसका आयोजन नहीं करके अलग स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। प्रदीप जी वॉइस प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए भाई, चलिए ठीक करवाते हैं अभी। हाँ जी, तो इसके बाद इसके 4 जो सम्मेलन हैं, और पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, दूसरे की अध्यक्षता किसने की, तीसरे की अध्यक्षता किसने की, पहली बात यह याद होनी चाहिए। उसके बाद प्रथम महिला कौन थी जिसने अध्यक्षता की, उसके बाद प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने अध्यक्षता की। ये कांग्रेस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो आपको हमेशा क्या होने चाहिए, पता रहने चाहिए। तो देखिए यहां से सम्मेलन आरंभ करते हैं अपन, यहां पहला सम्मेलन हुआ, उसके बाद यहां जाइए इधर, उसके बाद नीचे आइए यहां, उसके बाद यहां जाइए। ऐसे आपको 4 सम्मेलन तो क्रम से याद हो जाएंगे। 1885 का सम्मेलन यहां हुआ, 1886 का सम्मेलन यहां हुआ, 1887 का सम्मेलन यहां हुआ और 1888 का सम्मेलन यहां हुआ। ये 4 सम्मेलन तो आपके हमेशा रटे हुए होने चाहिए, और इनकी अध्यक्षता किस किसने की थी यह भी आपको पता रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा भैया, मुंबई है, कलकत्ता है, और उसके बाद आपका मद्रास है, और उसके बाद आपका कौन सा है, जहां मध्य प्रदेश आपका इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, वहां के इलाहाबाद में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो ये 4 क्रम से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने लिखते हैं अगला। तो इसका हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया होगा आपके हिसाब से, अपना कौन सा स्थापना वर्ष कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में मनाया है। और अभी हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी अपना स्थापना वर्ष मना रही थी, और हाथ वाला जो झंडा सोनिया गांधी जी फहरा रही थी, वो झंडा ऊपर गया नहीं, वो झंडा ही नीचे आ गया। तो ऐसा भी यहां पर हो चुका है। तो 137वां स्थापना वर्ष जो है वो अभी कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना का मना रही है। तो यहां सही जवाब जो है वो क्या है, 137वां स्थापना दिवस जो है अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपना क्या किया है, मनाया है। चलिए 137वां स्थापना वर्ष जो है वो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने दी। अरे वेरी गुड, सभी सही जवाब दिया, 137 इसका सही आंसर है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। राजस्थान से रिलेटेड पहला सवाल है, राज्य का वह पहला स्थान जहां पर लेपर्ड, लोयन, हाथी के बाद अब लोयन सफारी की शुरुआत की जा रही है, आपको बताना है ऐसा कहां होने जा रहा है। राजस्थान का वह स्थान जहां लेपर्ड और हाथी के बाद अब लोयन सफारी की जो शुरुआत है वो राजस्थान में कहां की जा रही है। दर्शकों को अब वहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यानी एक ही जगह पर राजस्थान में लेपर्ड के भी दर्शन हो सकेंगे, इसके बाद लोयन के भी दर्शन हो सकेंगे, इसके बाद टाइगर के भी दर्शन हो सकेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर हाथी के भी दर्शन हो सकेंगे। तो ऐसा राजस्थान में एक ही स्थान है जहां पर इन इतने सभी के लिए क्या हो रहा है, एक सफारी जो है वो इतनी सफारियां एक साथ हो जाएगी, लेपर्ड सफारी, लोयन सफारी, टाइगर सफारी, हाथी सफारी, ये सब एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो वह राजस्थान की एकमात्र स्थान कौन सा है यह बताइएगा। तो वह स्थान आपका एकमात्र रणथंभौर नहीं है, सरिस्का नहीं है, इसका एकमात्र स्थान कोटा नहीं है, इसका सही जवाब क्या है, जयपुर है। कोटा में अभी अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है, अभेड़ा, उसकी क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई है। जयपुर में जयपुर के नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क है, कहां पर है, नाहरगढ़ जो है वहां पर बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, राजस्थान के जयपुर में अभी इन सभी को लेकर सफारी है, टाइगर सफारी अभी शुरू की जा रही है, ठीक है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, लेपर्ड, लोयन, टाइगर और हाथी सफारी अभी राजस्थान में क्या की जा रही है, शुरू की जा रही है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है 25 से लेकर के 31 दिसंबर तक शरद महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है। शरद महोत्सव का आयोजन और उसका उद्घाटन 25 से लेकर के 31 दिसंबर तक आयोजित ये हो रहा है।
शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है यह बताना है। तो भैया इस शरद महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ हो रहा है, अशोक गहलोत जी जो है, अशोक गहलोत जी उनको भी इस कार्यक्रम में क्या किया गया, आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एक कवि सम्मेलन का भी इसमें क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारी बातें इसमें सामने आ रही है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसका सही जवाब पुष्कर है, माउंट आबू है, या जैसलमेर है, या अजमेर है। तो भैया अजमेर में नहीं है इसका, जैसलमेर में भी नहीं है, और माउंट आबू में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका, शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, माउंट आबू में। पुष्कर में पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अजमेर में नहीं है, अजमेर में आपको पता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर उर्स का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है माउंट आबू है। 25 से लेकर 31 दिसंबर तक शरद महोत्सव का अभी आयोजन वहां पर किया जा रहा है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुशासन दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा जारी किए गए सुशासन सूचकांक 2021 में समूह बी में राजस्थान का स्थान कौन सा है ये बताइए। देखिए समूह बी में ओवरऑल अगर बात की जाए, ओवरऑल समूह बी जो है, अलग अलग समूह बनाए गए, इसमें 3 समूह है, ए बी और सी। इसमें बी समूह जो है, इसमें ओवरऑल जो टॉप है वो मध्य प्रदेश है। क्या है, सुशासन जो रैंक जारी की गई उसमें ओवरऑल मध्य प्रदेश है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो किसका है, राजस्थान का है। यहाँ दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है सरकार द्वारा जारी की गई सुशासन सूचकांक 2021 में समूह बी में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो पहला मध्य प्रदेश का है और दूसरा किसका है, राजस्थान का है। तो यहाँ पर राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है समूह बी कैटेगरी में। ओवरऑल जो है उसमें राजस्थान का दूसरा सवाल आपके सामने है। तो इस बात को भी क्या करना है, ध्यान रखना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ग्रुप बी की ओवरऑल रैंकिंग में सुशासन सूचकांक जो जारी किया गया है, सुशासन सूचकांक जो है उसमें जारी किया गया 2021 का, उसमें ओवरऑल बी ग्रुप में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान उसमें दूसरे स्थान पर है। फिर ये अलग अलग आधारों पर, अलग अलग समूह में अलग अलग आधारों पर इसे क्या किया गया है, तैयार किया गया। वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर इसे तैयार किया गया है वो अब बात करते हैं आपके सामने, जरा देखिएगा। पहला आपके सामने आ रहा है सुशासन सूचकांक 2021 में न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा में राजस्थान का स्थान कौन सा है। अब एक उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर इसको तैयार किया गया है। तो आपको बताना है सुशासन सूचकांक 2021 में न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा जो है, क्या है, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा जो है, सार्वजनिक सुरक्षा, ये उसमें एक पॉइंट है। इस पॉइंट को लेकर के जो है वो राजस्थान का स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। राजस्थान का स्थान इसमें कौन सा है, समूह बी के अंतर्गत ये बताना है। न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा है, ग्रुप बी में ओवरऑल राजस्थान का दूसरा स्थान है। ओवरऑल की बात की जाए तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद अगर बात की जाए कि न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा जो है इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि ग्रुप बी में राजस्थान का ओवरऑल स्थान बताइए, तब तो बताना है सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्वशासन सूचकांक में न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको उस वक्त जवाब देना है यहाँ की इसका कौन सा स्थान है, पहला स्थान इसका होगा, राजस्थान का इसमें पहला स्थान होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला भी इसी से रिलेटेड सवाल है। सुशासन सूचकांक 2021 में समूह बी में पर्यावरण नागरिक केंद्रीय शासन के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान कौन सा है ये बताइए। कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो है पर्यावरण, पर्यावरण का क्षेत्र है। उसके अलावा नागरिक केंद्रीय शासन है, नागरिक केंद्रित शासन क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में राजस्थान का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। सुशासन सूचकांक 2021 में समूह बी में ओवरऑल राजस्थान का दूसरा स्थान है। अभी अभी आपको बताया था कि भैया एक बात ध्यान रखना, अगर न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा का पूछे तो राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन दोनों अलग अलग है, पर्यावरण एक अलग टॉपिक है, पर्यावरण एक अलग विषय है, और नागरिक केंद्रित शासन जो है, नागरिक
नागरिक केंद्रित शासन, ये एक अलग विषय है। इन दोनों में ही राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। यानी कुल 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें राजस्थान पहले स्थान पर आया। कुल 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा कि पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन क्षेत्र में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान ही है। 3 ऐसे पॉइंट हैं, एक तो आपको का न्यायिक है, न्यायिक सुरक्षा वाला है, पर्यावरण है, नागरिक केंद्रित शासन है। इन 3 विषयों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। तो चलिए जरा अगले विषय पर बात करते हैं। अगला विषय आपके सामने क्या आ रहा है, चलिए यहां है, राज्य के किस स्थान से किन्नू स्पेशल ट्रेन बांग्लादेश के लिए हाल ही में रवाना की गई है? राजस्थान में किन्नू कहां के प्रसिद्ध है? एक तो जगह संतरे, एक तो क्या है? संतरे है। संतरे कहां के प्रसिद्ध है? देश में अगर बात की जाए तो नागपुर के संतरे क्या है? प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में झालावाड़ जो है, झालावाड़, ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध है। इसके बाद इसी से छोटी आकृति जिसकी बात करें, किन्नू, किन्नू राजस्थान में गंगानगर जो है यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध है। और गंगानगर से बांग्लादेश के लिए, गंगानगर से कहां के लिए? बांग्लादेश के लिए किन्नू के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, गंगानगर टू बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश के लिए हमने एक स्पेशल किन्नू ट्रेन चलाई है। वो कहां से शुरू हो रही है? गंगानगर से शुरू हो रही है। तो गंगानगर की बेस्ट क्वालिटी का जो किन्नू है वो कहां से कहां जाएगा? वो जाएगा भैया आपका राज्य के गंगानगर से लेकर के बांग्लादेश की ओर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको ध्यान होगा। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गंगानगर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अब ग्राम सेवक की परीक्षा में जो लोग कहते हैं कि भाई कितने सवाल आए थे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उनको सभी पारी के जो सवाल आए थे वह मैं दिखा देता हूं। हालांकि हमने पहले ही ये सारे सवाल आपको हल करवा दिए हैं। पहला सवाल ग्राम सेवक की पारी में आपसे पूछा गया, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं बढ़ी? तो आपको पता है ये महिलाएं बढ़कर कितनी हुई थी? तो 24 महिलाओं की इसमें बढ़ोतरी हुई थी, आपको ये पता होगा। तो ग्राम सेवक के करंट अफेयर्स में जो सवाल आए वो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा उनको ध्यान कर लीजिएगा। 24 इसका सही जवाब है। 24 वृद्धि हुई है 2011 में 2001 की बजाय। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आपको रिवीजन क्लास में ही मैंने बताया था कि उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग और वाणिज्य विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नाम कर दिया गया है बदलकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम बताइए। तो भैया इसमें पेपर सेटर की गलती है। गलती यह है कि यहां पर उसने लिख दिया बढ़ता क्रम और यहां सारे दे दिए घटते क्रम में। तो ये पेपर सेटर को ये चिन्ह जो है ना ये नहीं लगाने चाहिए थे उसको। ये जो चिन्ह उसने लगा रखे हैं ये मैथ्स में इनका अलग अर्थ होता है, यहां उसको कोमा लगाना चाहिए था, ऐसे 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 लगाना चाहिए था, तब तो आपका सही बनता है। ये तो आपको बढ़ता क्रम बताना था। हालांकि फिर भी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा है, ज्यादा नहीं है भैया। सबसे कम किसका है? तो आपको पता ही होगा भैया कि जैसलमेर है, उसके बाद आपका प्रतापगढ़ है, उसके बाद आपका सिरोही है, या फिर जैसलमेर, सिरोही और प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको याद करना था, लेकिन ये चिन्ह इसने गलत लगा रखे, इसको यह चिन्ह नहीं लगाने चाहिए थे। अगर ये चिन्ह नहीं लगाता तो सही था एकदम। हालांकि चिन्ह का मतलब गलत है, 5 है और ये ग्रेटर देन 4 है, ये ग्रेटर देन 3 है। अब ये सही है, यहां इसका मतलब सबसे ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, और ये कह रहा है बढ़ता क्रम बताओ। तो बढ़ेगा कैसे? ये तो घट रहा है, ये क्रम तो क्या हो रहा है? घटता है। लेकिन अगर वो कह देता कि भैया 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, फिर 3 है, 4 है और 5 है, तो ये इसका कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखरा ने कौन सी स्पर्धा है जिसमें स्वर्ण पदक जीता था? तो भैया उसका नाम शूटिंग है। शूटिंग में 2 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं, एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था और एक इन्होंने कौन सा? स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये सवाल आ चुका है अवनी लेखरा पर, जरा देख लीजिएगा इसको आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या है।
यहाँ पर राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 2019 को इस कृषक कल्याण कोष का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगला सवाल, स्वस्थ धरा खेत हमारा, यह नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के सूरतगढ़ से जो शुरू की गई थी उससे यह क्या है? जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे दिया गया? तो नृपेंद्र मिश्रा जो है उनको 2020-21 में पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो पद्म पुरस्कारों में इनको यह पुरस्कार क्या किया गया था? प्रदान किया गया था नृपेंद्र मिश्रा को। राजस्थान संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं थी, तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज वायरलेस नहीं है, वीरोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है ये भी शामिल है। इसमें IIT मद्रास भी शामिल है और IIT हैदराबाद भी शामिल है, लेकिन IIT मुंबई इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? कितनी बार रटाया? यह सवाल आपको फिर भी पेपर में छप गया है, फिर भी कुछ लोग इसको गलत करके आए ही होंगे। तो इसका सही जवाब जो था 21,836 जो है वो दिसंबर 2020 तक हमारी जो है वो क्या है? ये क्षमता है। राजस्थान की स्थापित विद्युत की क्षमता 21,836 है। अगला, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये स्थान है जो आपका कौन सा है? रामपा मंदिर है, तेलंगाना में स्थित है, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत में विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है कितने प्रतिशत है? तो 19% जो है वो हमारी क्या है? इंटरनेट की जो पहुंच है वो अभी तक बन पाई है पूरे देश के स्कूलों में। अगला सवाल, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहां की जानी है, इसकी घोषणा की गई। तो राजस्थान के जयपुर में आपकी क्या की जाएगी? डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना की जा रही है। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहां पर है 2021 में थॉमस कप का ट्रॉफी विजेता कौन है? तो इंडोनेशिया ने चीन को हराकर जो है वो थॉमस कप जीता था। अगली परीक्षाओं के लिए आप उबेर कप जरूर ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है उबेर कप किसने जीता था। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2020-21 का वोटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? वोटर स्टुअर्ड ऑफ द पुरस्कार जो है ये आपकी क्लास में करवाया गया सवाल है, अजिताभ शर्मा को दिया गया था। बहुत इंपोर्टेंट सवाल था, मैंने उसी दिन आपसे कहा था अजिताभ शर्मा इसका सही जवाब था। चलिए अगला सवाल, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली थी? तो उदयपुर को इसमें 5वीं रैंक प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में सौर पार्क विकसित कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो राजस्थान के अंतर्गत भड़ला फेज फर्स्ट और सेकंड जो है वो विकसित की जा रही है। हालांकि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट अगर ऑप्शन आता है तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। ये किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं? सौर पार्क जो है वो आपकी एक कंपनी है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा राजस्थान में बड़ला फेज फर्स्ट और बड़ला फेज सेकंड जो है इसका निर्माण किया जा रहा है राजस्थान में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना सुभाष चंद्र खूंटिया भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। चलिए वर्ष 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान आपको बताना था। तो 24.8 जो है वो आपका उद्योग क्षेत्र का क्या है? योगदान है। मैंने कहा था कृषि याद कर लेना, उद्योग याद कर लेना, सेवा क्षेत्र याद कर लेना और पेपर में सवाल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये वहां पता नहीं चल रहा कि करंट का एक सवाल, लेकिन आपको ये सब पढ़ाए गए सवाल हैं, ठीक है। 24.8% जो है वो आपको तो रटाया हुआ है और मैंने ये भी कहा था भैया ये पेज है ये रट लेना। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी कब की गई? इस सवाल में आप दो बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि इको टूरिज्म पॉलिसी की अधिसूचना कब जारी की गई, तब आपको जवाब देना है 9 सितंबर 2021 को यानी 20 को अधिसूचना इसकी जारी की गई। लेकिन यहां इसने पूछा है इको टूरिज्म नीति जारी कब की गई, अधिसूचना नहीं है, सीधा जारी है और आपका सितंबर का कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तब आपको जवाब देना है जुलाई 2021 में जो है वो इसका सही जवाब आपका बनेगा। जुलाई 2021 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला,
भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? तो आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे है बाकायदा 22 से 23 इसी प्रकार डाटा, उसमें यही लाइन लिखी हुई है, भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 22 से 23% है। ये पूरी लाइन लिख रखी है, उसने यहां पर डॉट 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 कर दिया और ये छोड़ दिया, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है। हाँ जी, 18 जुलाई 2021 है, वो सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का जो जोधपुर का इलाका है वो इस निरांजला परियोजना के अंतर्गत आता है। इसमें आपके कई राज्य जो हैं वो कई राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, कई राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, और निरांजला परियोजना जो है वो जोधपुर का हिस्सा इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो शिरीषा बांदला इसका सही जवाब है, शिरीषा बांदला ने यात्रा की थी, पहले भी ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल जाट का संबंध नौकायान से है, देवेंद्र झाझड़िया का भाला फेंक से है, और अपूर्वी चंदेला का निशानेबाज से है। अवनी लेखरा का सवाल जो है वो भारोत्तोलन से नहीं है, इसका संबंध किससे है? शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में आपको कथन पढ़ना है और इसमें से सही क्या है वो जवाब देना है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है, सही बात है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी व मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, ये भी सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, ये भी बात सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, ये गलत जवाब है, राष्ट्रीय परियोजना इसको शामिल नहीं किया। तो इसका सही जवाब जो है वो 1, 2 आपके कथन जो है, यानी पहला भी सही है, ये दूसरा भी सही है, ये तीसरा, ये चौथा है। पहले 3 सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है, चौथा गलत है। अगला, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में जो कृषि भूमि उपयोग है आपकी आर्थिक समीक्षा में दे रखा है, उसमें आर्थिक समीक्षा के अंदर भूमि उपयोग का अलग से कृषि वाले में ही 2 नंबर टॉपिक है। तो उस 2 नंबर टॉपिक में ये सब लिखा हुआ है कि भैया आपकी चालू पड़त भूमि क्षेत्र का भाग कितना है? इतना है। वन क्षेत्र का कितना है? इतना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? इतना है। तो अकृषि क्षेत्र जो है वो 6 के आसपास है, लेकिन यहां लिख रखा है इसने 8 है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब ये है, नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब 3 नंबर है। चलिए अगला सवाल, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताइए। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के पुस्तक के रचयिता रवि शास्त्री जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक को क्या है लिखा है। राजस्थान में, यहां पर आपसे पूछा है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है, इस पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला हुआ है? तो राजस्थान के 14 जिलों में फैला हुआ है और टोटल 4 बेसिन है। कितने बेसिन है? 4 राजस्थान में बेसिन है। टोटल जिले कितने हैं? तो 14 जिले जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। 14 जिले आते हैं और इसमें 4 बेसिन है कुल। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2030 तक का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन जो है वो रखने का क्या रखा है? इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगला सवाल, टोक्यो पैराओलंपिक में 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो अगर इसमें वो 24वां और डाल देता तो आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, 48वां स्थान इसका भारत में रहा है। अगला सवाल, काजिंद 2021 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो है वो काजिंद 2021 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। और अगला सवाल है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहां स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और आपका वीरोलॉजी जो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों देखिए, 30 सवाल तो यहां मैंने शामिल कर दिए हैं, 6 सवाल अभी भी इसमें शामिल हो नहीं पाए। टोटल 36 सवाल जो हैं वो आपके इस पारियों में आए हैं। अब आपको अंदाजा हो गया है, ठीक है, हाँ जी, अब अंदाजा हो गया कि प्रत्येक पारी में आपसे 9 सवाल जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए थे। और ये बात मैंने आपको पेपर से पहले भी कही थी कि भैया 9 से 10 सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। 9 सवाल
प्रत्येक पारी में आपसे करंट अफेयर से पूछे गए हैं और उसकी सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी है। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक बातचीत करेंगे। अगली क्लास में फिर आप लोगों से कुछ नए सवाल, कुछ नई बातें लेकर हाजिर होंगे। लेकिन भरोसा करिए, कहीं ना कहीं आप लोग सारी चीजों को लेकर और आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल की क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, जिनमें आप लोगों से बातचीत करेंगे कुछ इसी प्रकार के सवालों को लेकर। तो आप लोग सर, ठीक है, जी संदीप जी जरूर बता सकते हैं, और आपको सारी बातें हमने बता भी दी है। 9 सवाल प्रत्येक पारी में आए और आप लोगों को सब सवाल जो है वो पढ़ाए गए थे। कोई सा भी सवाल इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आए हैं वो भी हमने आपको कवर कराए हैं। तो और इकोनॉमिक्स से बाहर के जो सवाल आए हैं वो भी सवाल आपको करवाए गए हैं सारे के सारे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।